सर सही, अच्छा मतलब सही है। दोनों में बेहतर है, समझ में तो दोनों में आ रहा है। आ रहा है ना, गुड, अच्छी बात है। आते क्रम में मैंने डेप्रिसिएशन के पुराने लेक्चर्स नहीं देखे ना? सर 2 देखे थे फिर समझ आया? सर। जी समझ में तो आ गया था, तो लेकिन फिर उसमें कोई सवाल नहीं करवाए थे, मतलब दूसरे में आपने सवाल करवाना शुरू किए थे, पहले लेक्चर में तो कोई सवाल नहीं था। पहले के एंड में मैंने सवाल करवाया जैन कंपनी वाला। सर समझाने का ज्यादा था, जब जहाँ तक हमें याद। हाँ तो समझाने में ज्यादा था, अभी भी ऐसा ही है। देखो मैं ना वो टेक लाकर बैठ गया हूँ सुकून से, ठीक है ना, क्योंकि समझाने का ज्यादा है। डेप्रिसिएशन में जब तक बात नहीं करूंगा ना, बात क्लियर नहीं होगी। सही है? जी सर। जी सर। ओके, चलो डेप्रिसिएशन। अच्छा, नमूना पहले पढ़ा हुआ तुमने? तो सर नहीं पढ़ा हुआ? नहीं सर। अच्छा, डेप्रिसिएशन होती क्या है ये बताओ। बताओ। हमारे फिक्स अकाउंट जब वो हो जाते हैं, उनकी वैल्यू जब गिरने लग जाती है, तो वो डेप्रिसिएट हो रही होती है हर ईयर से। फिक्स अकाउंट क्या होता है ये? जो जी, फिक्स अकाउंट क्या होता है? फिक्स अकाउंट मतलब जो भी चीज हम, जो 12 महीने से ज्यादा चल सके। फिक्स एसेट होता है वो, पागल। हाँ, जी, जिसकी सर कोई मतलब कोई मतलब फिर वो नहीं होता ना सर। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, दे दो दे दो, ले लो, ये नजर आ रहा है मेरे हाथ, रहने दो। अब मैं बोल रहा हूँ, सुन लो, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्या होती है, अगर मैं तुमसे अंग्रेजी में बात करूँ ना, बड़ी मुश्किल। तो कहता है जनाब, डेप्रिसिएशन इज अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ अ कॉस्ट ऑफ अ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। क्या मतलब, समझ नहीं आया? समझाया ही नहीं मैंने, क्या समझ आएगा? इसका उर्दू और आसान जबान में तर्जुमा यह है, किसी फिक्स एसेट की कॉस्ट के अंदर कमी आ जाना। किसी फिक्स एसेट की कॉस्ट नहीं, सॉरी, वैल्यू के अंदर, कीमत के अंदर कमी आ जाना। ठीक है, सर। किसी फिक्स एसेट की वैल्यू के अंदर कमी आ जाना। जो मैं बोल रहा हूँ ना बातें, ये उर्दू जबान में अपने पास लिखते रहो रजिस्टर पे, कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, फिक्स एसेट की वैल्यू के अंदर कमी आ जाना। ठीक है, सही है। अच्छा, अब फिक्स एसेट क्या होता है? फिक्स एसेट वो एसेट होता है जो तुम्हारे पास 1 साल या उससे ज्यादा चल सके, 1 साल से ज्यादा चल सके यूजुअली। मिसाल के तौर पे फिक्स एसेट क्या होता है, ये मेरे हाथ में मोबाइल है, इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो भी लिया है लेटेस्ट, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, ठीक है ना। क्या ये 1 साल से ज्यादा चल सकता है? कंपनी इसकी वारंटी देती है 1 साल, सर कंपनी इसकी 1 साल की वारंटी देती है, तो क्या ये चल सकता है 1 साल से ज्यादा? हाँ चल सकता है भाई, जी बिल्कुल। ये क्या यस सर। फिक्स एसेट है, ठीक है ना। अब ये लैपटॉप जिसमें तुम लोग डेप्रिसिएशन पढ़ रहे हो मेरे से, ये क्या है, ये क्या ये 1 साल पहले चल सकता है? यस सर बिल्कुल। ये भी फिक्स एसेट है, ठीक है ना। अच्छा, और क्या मिसाल दूं मैं? ये लैपटॉप का चार्जर, ये नजर आ रहा है लैपटॉप का चार्जर, क्या ये 1 साल से चल सकता है? ये भी फिक्स एसेट है, ठीक है ना। अब एसी तो तुम्हें नजर नहीं आएगा, लेकिन ये एसी की रिमोट से समझ जाओ कि सामने एसी लगा हुआ है, ठीक है ना। तो वो एसी जो मेरे सर पे लगा हुआ है, मुझे बताओ कि क्या ये 1 साल से ज्यादा चल सकता है, 1 साल से ज्यादा फायदा दे सकता है? यस सर। तो ये भी क्या है, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट। एसेट है, बिल्कुल ऐसा है, ठीक है ना। अच्छा, ओके। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, फिक्स एसेट की कॉस्ट में या वैल्यू में, कीमत में कमी आ जाना। अच्छा, इसकी कोई मिसाल दूं, फिर समझ आएगा ना, मिसाल के बगैर तो बात समझ नहीं आती है। तुम्हारे घर में एक टीवी आया, 50 इंच का बड़ा सा, 2015 की बात है। घर वाले लेकर आए 60,000 रुपए का। कितने का? 60,000 रुपए का, 60,000 का। अब क्या हुआ कि पहले साल के एंड पे तुम लोग बेचने गए उसको, तो दुकानदार ने बोला कितने का लिया था? हमने बोला 60 का लिया था। कहता नहीं यार, 60 का तो मैं तुमसे वापस नहीं ले सकता, 45,000 में लेते हो, तो बात बताओ। अच्छा, 2016 के एंड में तुम लोग गए थे ना, 1 साल गुजारने के बाद, मतलब 2015 के एंड के लोग 2016 में चले गए। फिर क्या हुआ, 2017 में चले गए, दोबारा गए उसी बंदे के पास, यार ये टीवी लिया था हमने। तुमने कितने साल पहले लिया था? तुमने 2 साल पहले लिया था।
क्या कीमत चल रही है? बोलते जनाब 30,000 चल रही है यार अभी तो। अब पहले क्या हुआ, 60,000 थी, फिर 45 पे कीमत आई, फिर 30 पे आई, अगले साल जाओगे क्या पता 20-25 पे आ जाए, अगले साल जाओगे क्या पता 10-15 पे आ जाए। तो ये जो एसेट की कॉस्ट में कमी 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 आ रही है ग्रेजुअली, स्लोली स्लोली, इसको हम उर्दू जबान में कहते हैं डेप्रिसिएशन। अब बात समझ आई? यस सर। जी सर। मोबाइल है, ये मैंने पुराना वाला मोबाइल बेचा 17,000 का, ये मैंने 13,000 में मिला के ना ये लिया इन्फिनिक्स का नोट 10 प्रो। ठीक है, अब ये मैंने लिया 30,000 रुपए का। अगर क्या मैं अभी मार्केट के अंदर जाऊंगा तो ये 30 का बिकेगा? नहीं, डब्बा खुलने के बाद तो रेट ऐसे गिरेंगे पानी की तरह, 23-24 का जाएगा। क्या मैं इसको एक साल बाद बेचने आऊंगा तो ये 23-24 का जाएगा? नो सर। सर कितने का जाएगा? 15,000, 16,000, 17,000, इसी तरह का जाएगा। जी यस सर। ये क्या है? ये डेप्रिसिएशन है, इसकी कीमत में कमी आ गई है। ठीक है ना, इसकी वैल्यू में कमी आ गई है। देन जी सर। अब यस सर। डेप्रिसिएशन के अंदर ना तुम्हारे पास दो चीजें एग्जाम में मांगता है वो, बल्कि इनफैक्ट तीन चीजें, लिख लो। पहली चीज क्या? कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। दूसरी चीज वो आपसे मांगेगा जर्नल एंट्रीज। तीसरी चीज वो आपसे मांगेगा कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। चौथी चीज भी मांग सकता है, लिख लो, टी अकाउंट। पहली चीज क्या मांग सकता है? कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, दूसरी जनरल एंट्रीज, यस अकाउंट, यही ना? सर। यही कहा था ना मैंने? यस सर। कॉस्ट ऑफ बोलो। क्या हाल है? हैं? जी होने। क्या हाल है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कॉल पे बात नहीं करी थी, पता नहीं था मेरा हाल कैसे है। तुम्हारी आवाज से ऐसा लग रहा है। मेरी सवाल बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है। अच्छा, ये आतिका तुम हो, ये बात नहीं तुम हो? क्यों? लग नहीं रहा। सभी का ऐसा लग रहा है, सभी का आप हैं। बातें हो गई? लो भाई। व्हाट्सएप पे करा करो ना बातें, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है मेरे इधर, यूट्यूब पे जाएगा। अब बच्चे देखेंगे तुम्हारे घरों की रुदा सुन रहे होंगे वो बैठ के। बोलना शुरू करूं मैं? यस सर। जी सर। तुम लोग एक काम करो, 5 मिनट का ब्रेक लेके व्हाट्सएप पे बातें करो, मैं जरा पानी पी के आता हूँ, फिर डेप्रिसिएशन शुरू कर दूंगा दोबारा से। ठीक है? बोल बोल के गलत से बोल रहा हूँ। चलो अब ऑफ हो जाओ। ऑफ होने का बोला है सर ने, फिर दोबारा से ज्वाइन करनी पड़ेगी। व्हाट्सएप पे जाने को बोला है। अबे भाई वो ऐसे ही बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, तो सच में ना चलेगा ना उठ के। अरे 5 मिनट जा रहे हैं ना, 5 मिनट के लिए तो मतलब हम फ्री हैं। यार भाई मैं फिर वापस बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। अभी मैं यहीं पर ही काफी ठीक हूँ। क्यों? तुम्हें पता नहीं है मेरा मोबाइल कितना हैंग हो रहा है। अब मैं यहाँ से हटूंगा ना, 10 घंटे लगा बस वीआईपी है, वीआईपी, दिया है। हाँ एक्स्ट्रा वीआईपी क्या है। कोई कहीं नहीं जा रहा है? यहीं रुको, मैं पानी पी के आ रहा हूँ, सारी आवाजें आ रही है मुझे। देखा ओके सर। मैं बोल रही हूँ, पता नहीं है ये। अब सुन रहे थे सर।
हाँ तुम बोल रही थी ना व्हाट्सएप जाने का, मैंने मना भी करता था, नहीं बोले, ऐसे बोलती गए हो। हाँ हाँ, बहुत तेज हो ना तुम। तेज नहीं हो, दिमाग है मेरे पास, बेवकूफ। मतलब तेज है। अच्छा जिस बार दिमाग होता है, अब यार सारा रिएक्शन ना बाहर जाएंगे, ये यूट्यूब पर जाएगा, बातें मत करो। फंस जाएंगे। स्टॉप, चुप 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 हो जाओ, बस चुप हो जाओ। आतिका इसमें 5 मेथड है ना, 5 मेथड्स है ना इसमें। हाँ मतलब बहुत आसान कह रहे थे, सवेरा भी कह रही थी और इज्मा लोग सबने ही हाँ कहा था कि अच्छा, नहीं अभी हमने पढ़े नहीं है ना, अभी जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि नहीं जैसे सर आसान मजर है। ने खत्म करवाया, इसे भगाया इसको। सर मजर ने नहीं, मैंने हमें सर मजर ने नहीं पढ़ाया ये, अभी सर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उन्हें। ओ भाई, अभी सर सफदर ना अभी 1-2 दिन से स्टार्ट हुए हैं एडमिशन के लिए, और उससे अच्छा पहले सर मजर ने पढ़ाया। डेप्रिसिएशन सर मजर खत्म करा के गए, मुझे पता है ना। अच्छा। हाँ एडमिशन, अब एडमिशन स्टार्ट हुआ है इन लोगों का। हाँ, अब इन लोग की शॉर्ट रह गए ना, मतलब एडमिशन रह गया और लिक्विडेशन वो कह रही थी, इसमें कह रही थी कि वो पढ़ा लिया है, सर यही कह रहे हैं, तो मतलब उन लोगों को नहीं पढ़ाएंगे। रिटायरमेंट भी लिक्विडेशन, कह रहे हैं, पढ़ा लिया रमजान में। यार लिक्विडेशन कौन सा चैप्टर आ गया इसमें। यार डिसोल्यूशन लिक्विडेशन एक ही है अच्छा अच्छा शायद, अच्छा 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 अच्छा। एक ही होगा। हाँ ये तो है। नहीं ये मेरे ख्याल में उसका डिजिलेशन का नहीं आया क्वेश्चन, मैंने अभी तक देखा नहीं है। पता मॉडल नहीं का। डिसोल्यूशन लिक्विडेशन में फर्क है या एक ही चीजों में, तो खुद भी एक ही चीज है। नहीं पता। अच्छा सर। अच्छा, तो हम बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन के ऊपर। अच्छा, डेप्रिसिएशन के अंदर ना, चलो यार अब लिखना शुरू कर देता हूँ, वरना तब तक लिखूंगा ही ना, तुम लोगों को लगेगा मैं गॉसिप कर रहा हूँ और तुम लोग भी गॉसिप में लग जाओगे। ठीक है ना? आओ। चलो, डेप्रिसिएशन के अंदर हमने पहली चीज जनाब देखनी है आप लोगों के साथ मिलके, वो है ये कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। अब्बू अब्बू बता। सही है। अच्छा, अब सर फॉर्मेट होता है, हाँ बोलो। के बोलने पे कहा था जी सर। क्या? बोला था ना सही है, तो उस पे कहा था जी सर। अच्छा, अब देखो, इसका ना एक फॉर्मेट होता है, मैं पहले फॉर्मेट कॉपी कर लो, सही है ना? इसके बाद इसके ऊपर बात करूंगा, ठीक है?
कॉपी कर लिया? सर। अच्छा, अब देखो मैं इस पे ना बात करना शुरू करता हूँ। बात करते करते ये जो स्टार है ना, यहाँ आके मैं अपने डिस्कशन को चेंज कर दूंगा और एक दूसरे रो पे ले जाऊंगा। वहां से हम बात खत्म करेंगे, फिर हम ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे आके सवाल डिस्कशन को खत्म कर देंगे, ठीक है ना? अच्छा, अब ऐसा क्यों? ऐसा जब तुम लोग को जब पता चलेगा इसका जवाब, जब तुम लोग मेरे साथ काम कर लोगे। डन? अच्छा, जी सर। अब देखो सबसे पहले ना तुम्हें बोलते हैं कि कॉस्ट ऑफ एन एसेट बताओ, मतलब तुमने ये वाला पर्टिकुलर एसेट कितने का खरीदा। अब मेरी बात गौर से सुनना, गौर से, क्योंकि बकरीद का सीजन करीब है, तो मैं तुम लोग को एक काम करता हूँ, गाय भैंसों की मिसाल देता हूँ, तो तुम लोगों को ना मतलब अच्छे समझ आ जाएगा थोड़ा सा। उसके बाद एक काम करता हूँ, कपड़ों की दुकानों की मिसाल दे दूंगा, तब भी तुम्हें अच्छा समझ आ जाएगा, ठीक है? चलो एक काम करता हूँ, कपड़े की दुकानों की मिसाल देता हूँ। चलो, आतिका गई जे डॉट, ठीक है ना? आतिका गई जे डॉट। आतिका ने बोला कि यार ये एक कुर्ती जो है ना वो मुझे पसंद आई है, ये कितने की है? तो दुकानदार ने बोला बाजी ये कुर्ती तो जो है जनाब ये है 1600 रुपए की, ठीक है ना? अब आतिका ने बोला कि यार 1600 रुपये तो मेरे पास एक साथ नहीं है, ठीक है ना? तो उसने बोला यार चलो यार डिस्काउंट दे देता हूँ, तो मैं एक काम करना 1550 रुपये दे देना, ठीक है ना? 1550 रुपये दे देना। तो उसने क्या करा कि 50 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। या तो एग्जामिनर बोलेगा कि इतने रुपए का टर्म डिस्काउंट दे दिया ना, ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, या तो वो वैल्यू नहीं बताएगा, वो बोलेगा परसेंट। मिसाल के तौर पे अगर मैं आतिका की कुर्ती की बात कर रहा हूँ ना, जब तो आतिका जब गई ना तो जे डॉट पे लिस्ट प्राइस लगी हुई थी। लिस्ट प्राइस पता है क्या होता है? ये जो कुर्ती टंगी हुई है ना, ये ऐसे करके एक हैंगर के ऊपर, सही है ना? इसके ऊपर ना, ये हैंगर तो नहीं है, मुंडी है, खैर ये हैंगर के ऊपर ना एक कुर्ती टंगी हुई है। अब इसके ना ऊपर एक टैग लगा हुआ है, ये टैग लगा हुआ है। अभी जो टैग है ना इस पे लिखा हुआ है 1600, खूबसूरत सा, ठीक है ना? ये क्या है? लिस्ट प्राइस है। बात समझ आई? सर। टैग लगा हुआ था। अब उसने बोला नहीं नहीं ये तो बड़ी महंगी है। तो दुकानदार ने आतिका को बोला हम आपको 2% ऑफ दे दें, चले और बोले तो इसका 2% निकालो, कितना बनता है? 32 रुपये? नहीं, 32 रुपये बनता है ना? 2% निकालो जरा 1600 का। सर 32 बन रहा है। 32 बन रहा है? चलो, तो सर। दुकानदार ने आतिका को बोला बाजी आप एक काम करें कि मैं आपको 2% इस पे डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो आतिका ने बोला अच्छा वो तो ठीक है। तो दुकानदार ने बोला कि दुकानदार ने बोला आतिका को इनवॉइस बना दो, रसीद बना दो बाजी? आतिका ने बोला हाँ चलो रसीद बना दो। तो उसने क्या करा, रसीद बना के शिंग करके ऐसे दे दी, ठीक है ना? ये लो रसीद। अब रसीद पे कितने पैसे लिखे हुए थे? 1600 माइनस 32 कितने होते हैं बताओ? 15,068 था वो, 1568, मतलब 1568। 1168 रुपए, ठीक है ना? अच्छा, अब आतिका गई थी पूरे मूड से कि मैं जो है ना वो उधार पे लेकर आऊंगी और इसको 1568 रुपए भी हाथ के हाथ नहीं दूंगी, कुछ टुकड़ों में दूंगी, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर दूंगी, क्योंकि जे डॉट वालों ने कहा होता कि आप ले जाया करो और 1 महीने के अंदर अंदर पैसे दे दिया करो। तो आतिका बड़ी पुरानी कस्टमर थी, तो उन्होंने जो है ना इसको टर्म ऑफर करी, एक टर्म टर्म ऑफर करी। ये टर्म जो है ना तुम लोग फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ते हुए आ चुके हो, लेकिन चलो मैं तुम्हें रिवाइज जी सर। करवाता हूँ। टर्म जो है ना वो देखो कुछ इस तरह की होती है। टर्म्स जो है ना कुछ इस तरह की होती है। मिसाल के तौर पे पहली मिसाल 2/10 n/30। अब ये क्या होता है? अब देखो इसको मैं ना इस तरह लिखता हूँ कि डिस्काउंट की परसेंटेज डिवाइड बाय अवेलेबल डेज, वरना नो डिस्काउंट इन 30 डेज। भाई दुकानदार ने आतिका को बोला कि अगर हम आपको इतने दिन का टाइम दे रहे हैं पेमेंट करने के लिए, अवेलेबल डेज हैं ये, अगर आप पेमेंट करेंगी तो आपको हम 2% डिस्काउंट देंगे, वरना 30 दिन में तो आपको पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी जो इनवॉइस पे लिखी हुई है, आपको हम कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। ये बात समझ आ रही है? सर जी सर। आ रही है? दूसरी मिसाल दूं? चलो दूसरी मिसाल भी देता हूँ। 3/15 n/20। दुकानदार ने क्या बोला? दुकानदार ने बोला आतिका को कि अगर आप 15 दिन के अंदर पेमेंट करेंगी तो हम आपको 3% डिस्काउंट दे देंगे,
वरना 20 दिन में तो आपको पूरी पेमेंट करनी ही करनी है। ये बात क्लियर है? यस सर। तो सवाल में बता दिया कि तुमने पेमेंट किस दिन करी है। अब दिन गिन लेना कि अगर 20 दिन के अंदर अंदर करी होगी या स्पेसिफाइड डेज के अंदर अंदर करी होगी तो डिस्काउंट ले लेना यहाँ पे, वरना यहाँ पे डिस्काउंट नहीं आएगा। ये टर्म डिस्काउंट जब ही आएगा जब पेमेंट जो है ना, कभी कभार वो बोलता है कि पेमेंट वॉज मेड विद इन ड्यू डेट, पेमेंट वॉज मेड विद इन अवेलेबल डेज, कुछ भी बोल देगा, ठीक है। तो दुकानदार ने आतिका को बोला कि हम आपको 2% डिस्काउंट और देंगे। अब ये 2% किस पे लगेगा? इनवॉइस प्राइस पे लगेगा, ठीक है ना। तो आतिका जो है इस डिस्काउंट के लिए क्या हो गई, एलिजिबल हो गई। तो अब इसको क्या मिलेगा, 1568 का 2% और डिस्काउंट मिल गया, क्योंकि इसने 10 दिन के अंदर जाके पेमेंट कर दी। दुकानदार ने आतिका को बोला 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करोगी ना तो जो है ना तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो 2% डिस्काउंट इसको और मिल गया। जरा लगाओ कितना बनता है, 1500 और सर का 2%। 3136। क्या पागल हो क्या? यस सर, यही आ रहा है। 1500 और यही आ 2%। 31। 31.36, 3136 कहाँ से आ गया? पागल हो गया ना, इलाज नहीं हुआ है दुनिया में, नहीं आया मुझे लगता है, वरना आया तो हम लोग उतना करा चुके होते अभी तक। बस पॉइंट का मसला था। बहुत बड़ा मसला था ये, पता है, छोटी बीमारी नहीं है, बड़ी बीमारी है, इलाज कराने की जरूरत है इसके लिए। डन? यस सर। अच्छा, अब ये तो हमारी कुर्ती की मिसाल हो गई जो हम यहीं पे इख्तिताम कर रहे हैं। अब हम ना थोड़ी सी प्रोफेशनल मिसाल ले लेते हैं इसको चेंज करने के लिए, क्योंकि जब मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की जिक्र करूंगा ना, डिस्कशन करूंगा, तो तुम्हें ये कुर्ती की मिसाल से ना बात समझ नहीं आएगी, तुम बोलोगे बड़ी छोटी मिसाल है, क्योंकि अब ना मैं बड़ी चीजें खरीदूंगा और बड़ी बड़ी पैमाने में बात करूंगा। अब छोटी बातें नहीं करेंगे हम, ठीक है ना, हम बड़ी बातें करेंगे। अच्छा भाई, मिसाल के तौर पे मैं एक जगह गया। अब देखो, एक सबसे पहले मैं डेफिनेशन शुरू करने से पहले बात बता दूं, ये डेप्रिसिएशन है ना, इसको, इसका जो असल नाम है ना, वो नाम है IAS 16, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। IAS 16, IAS क्या होता है? आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, ए का मतलब अकाउंटिंग, एस का मतलब स्टैंडर्ड, 16। देखो IAS भी ना एक बोर्ड है, एक इदारा है IAS भी, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। वो क्या करता है, वो वेरियस IFRS बनाता है। IFRS क्या होते हैं? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो IAS क्या होता है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो IAS और IFRS में क्या फर्क होता है? जब पहले जमाने में ना वो IAS आते थे, अब रिसेंटली क्या होता है, अब रिसेंटली उनका रुझान हो गया रिपोर्टिंग की तरफ, तो IFRS आता है अब। तो ये IAS 16 है, जब ये रिवाइज होगा कल कल को तो इसका नाम भी चेंज हो जाएगा, ये IFRS बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो ये बन गया IAS 16 हमारा, ठीक है ना। तो IAS 16 क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो जितने भी डेप्रिसिएशन के अंदर हम लोग बातें करेंगे ना, ये मेरे जो है ना वो बाप दादा लिख के नहीं गए, ठीक है ना, ये किसने लिखी है? ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वालों की बताई गई बातें हैं जिस पर हमें अमल करना है। तो ये कहाँ मिलेंगी? गूगल पे सर्च कर लो, वहां तुम IAS 16 डाउनलोड कर लो, लेकिन समझ नहीं आएगा पढ़ के तुम लोगों को। तो उसके अंदर की जो मेन मेन बातें हैं ना, तो तुम लोग के काम की हैं, वो मैं बताऊंगा। उसके अंदर सबसे पहले हमारी बात है कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट की, जो मैं तुम्हें यहाँ तक ले आया हूँ। अच्छा, अब आगे बढ़ता हूँ। देखो, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, एसेट की कॉस्ट कैसे निकलती है। देखो, मैं एक मशीन को खरीदने के लिए गया दुकान पे, एक बड़ी हैवी मशीनरी प्लांट था, मुझे अपनी फैक्ट्री में इंस्टॉल करना था, ठीक है ना। तो मैं गया एक दुकान पे, तो दुकान पे जो है ना क्या हुआ कि उसकी लिस्ट प्राइस लगी हुई थी, कोई मिसाल के तौर पे 1600, ये वाली मिसाल। मैंने बोला भाई कोई डिस्काउंट करो, उसने बोला ठीक है 2% डिस्काउंट ले लो, इनवॉइस निकाल दी। फिर उसने मुझे बोला रुको जरा, बोला हाँ, कहता है अगर इतने दिन में पेमेंट करोगे तो 2% डिस्काउंट, वरना कोई डिस्काउंट नहीं। तो मैंने उससे और डिस्काउंट पकड़ लिया। सही है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जनाब क्या हुआ कि ये मेरी बन गई कैश प्राइस, इतने मैंने जेब से पैसे निकाले उस दिन, उसको दे दिए, ये लो भाई कैश। अब इस पे हम ऐड करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या करते हैं बोलो? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, अब एक काम करो, वो लिखो, एक नीचे ना एक नोट बनाओ, नीचे आओ,
और एक हेडिंग डालो। हेडिंग में लिखो इंक्लूजन्स इन कॉस्ट ऑफ एसेट, इंक्लूजन्स इन कॉस्ट ऑफ एसेट, और नीचे लिखो ऑल द कॉस्ट incurred, all the cost incurred from the point of purchase, all the cost incurred from the point of purchase till the asset becomes in a usable condition shall be made part of cost of asset। ठीक है, क्या लिखा? सर अगेन बोलिएगा एक दफा। हो सर दोबारा बोलिएगा एक दफा। बारह बोलूं? मैंने कहा ऑल द कॉस्ट एंड इनकम incurred from the point of purchase till the asset becomes in a usable condition shall be made part of cost of asset। लिख लिया? जी सर। ओके यस सर। अच्छा, अब मैंने इसमें क्या बोला है? मैंने बोला है कि भाई फ्रॉम द पॉइंट ऑफ परचेज टिल द एसेट तुम्हारा यूजेबल कंडीशन में आ जाए, वो सारे खर्चे तुमने कॉस्ट ऑफ एसेट का हिस्सा बनाना है। अब मैं इसको एक डायग्राम के जरिए समझाऊं। ये है मेरा पॉइंट ऑफ, मुझे मजा नहीं आ रहा इसमें, मुझे थोड़ा सा मोटा मार्कर इस्तेमाल करते हैं, ये वाला। पॉइंट ऑफ परचेज, ठीक है ना? ये क्या है मेरा? ये है मेरा जनाब पॉइंट ऑफ परचेज। और ये है मेरा एसेट यूजेबल कंडीशन में। स्टैंडर्ड कहता है आपसे कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ परचेज टिल तुम्हारा एसेट इस यूजेबल कंडीशन में आ जाए, यहाँ तक के सारे खर्चे तुमने क्या करना है? एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाना है, ठीक है ना? और इसके बाद के खर्चे, इसके बाद भी तो कुछ खर्चे होंगे ना, यहाँ भी तो कुछ खर्चे होंगे। तो स्टैंडर्ड ने कहा कि नहीं, उन खर्चों को मैं नहीं मानता, उन खर्चों को तुम डालो, खर्चे में डालना, लेकिन एसेट की कॉस्ट का नहीं डालना। तो बेसिकली स्टैंडर्ड हमें किसी चीज की याद दे रहा है। स्टैंडर्ड कह रहा है कि आप उन खर्चों को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मत डालना, आप एक काम करना, एसेट की कॉस्ट में उसको क्लब कर देना, एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बना देना। कैसे? मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे तुमने क्या किया? तुमने कोई टैक्स पे किया, ठीक है ना? सेल्स टैक्स हो गया, एडवांस टैक्स हो गया, उसको आप पार्ट बना दो अपनी कॉस्ट एसेट का। अच्छा, अब एक और मिसाल, मिसाल के तौर पे तुमने क्या करा? तुमने अपने एसेट को लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भरे, ठीक है ना? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भरे,
तो उसको क्या हमने करा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को अपनी एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बना दिया। लेकिन यहाँ ना स्टैंडर्ड ने एक बात कही, स्टैंडर्ड ने बोला कि मैं तुम्हें इस चीज की इजाजत तो दे रहा हूँ कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ परचेज टिल द एसेट आपने अपनी यूजेबल कंडीशन में ले आए, ये सारे खर्चे आपने अपनी एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है, सिवाय इन तीन के। लिखो नीचे एक्सेप्ट द फॉलोइंग, नंबर 1 लिखो एबनॉर्मल चार्जेस, नंबर 2 नॉन इंसिडेंटल चार्जेस, नॉन सेट इंसिडेंटल चार्जेस मैं लिख दूं यहाँ पे, एक्सेप्ट मतलब इनको मत बनाना, बाकी सबको बना लेना, इस रास्ते से लेकर इस रास्ते तक, ठीक है ना, इन तीन के अलावा। पहला मैंने क्या बोला, एबनॉर्मल चार्जेस, दूसरा मैंने क्या कहा, नॉन इंसिडेंटल चार्जेस, एक और भी था यार, देखो मुबारक को याद आ गया। तीसरा था हमारे पास रिफंडेबल टैक्सेस, ठीक है। अच्छा आओ एक एक करके बात करता हूँ उसके ऊपर। तो जनाब मैंने यह कहा कि वो सारे खर्चे जो पॉइंट ऑफ परचेज से लेकर जब तक तुम्हारा एसेट एक यूजेबल कंडीशन में, कमीज की कंडीशन में नहीं आया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक के सारे खर्चे तुमने क्या करने, एसेट की कॉस्ट में डालने, सिवाय इन तीन के। पहली चीज क्या, एबनॉर्मल चार्जेस। मिसाल के तौर पे आ रही है ना मेरी आवाज? यस सर। एबनॉर्मल चार्ज की पहली मिसाल आगे ब्रैकेट में लिखते हैं ना, तो तुम लोग हंसने वाले हो। मैंने मशीन ली और लोड करवाई ट्रक के अंदर, ड्राइवर जो था ना वो धूम मचा के दिख कर आया था। वो क्या करा, ये बनते हुए जा रहा था। आगे टुल्लू ने रोक लिया, बोला बेटा इधर आओ, इधर आओ बेटा इधर आओ। हाँ, बोले लाइसेंस दिखाओ। बोले ये सर लाइसेंस क्या होता है मेरे को नहीं पता, मेरे पास तो है ही नहीं। उन्होंने बोला आओ बेटा आओ, शाबाश मुन्ना, पेनल्टी लगेगी आपके ऊपर, तो चालान होगा आपका। तो उन्होंने क्या करा, उनका 500 रुपये चालान कर दिया। तो लोगों ने क्या करा, लोगों ने बोला अच्छा स्टैंडर्ड ने तो कहा था कि वो सारे खर्चे जो पॉइंट ऑफ परचेज से जब तक मैं एसेट अपनी फैक्ट्री के अंदर लाकर इस्तेमाल करने वाली सूरत में नहीं ले आता, वो सारे तो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। तो लोगों ने क्या करा, एसेट की कॉस्ट के अंदर यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाके ना
पेनल्टी के नाम पे एक अमाउंट डाल दिया, ठीक है ना, 500 रुपये का। तो स्टैंडर्ड ने बोला नहीं, ये जलालत करने की हम आपको हरगिज इजाजत नहीं देंगे, ठीक है ना, ये बात अच्छी नहीं है, ये अलाउ नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल क्या होता है? एबनॉर्मल वो होता है जिससे आप बच सकते थे, लेकिन आप अपनी गफलत की वजह से उस चीज के अंदर आए। मुझे बताओ कि अगर ड्राइवर पढ़ा लिखा होता या ड्राइवर अच्छा तमीज वाला चलाने वाला होता तो क्या ये मुसीबत हमारे साथ आती? बताओ, नहीं आती। नो सर। ये नॉर्मल है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, ठीक है, यस सर। सही है ना। इसकी मिसाल क्या लिखवाई मैंने? पेनल्टी ऑन ड्राइवर, सही है। एक और मिसाल, मैंने मशीनरी इंस्टॉल करवा रहा था, ठीक है, और मशीनरी इंस्टॉल करवाते वक्त क्या हुआ कि एक पार्ट जो है ना वो रिपेयर करने वाला था, वो लगा रहा था, रिपेयर नहीं बिल्कुल इंस्टॉलेशन वाला था, वो लगा रहा था, उसके हाथ से छूट गया। अब जब उसके हाथ से छूटा वो पार्ट, तो वो नया पार्ट मुझे मंगवाना पड़ा बाजार से। मैंने नया पार्ट लगवाया, तो मुझे बताओ कि लोगों ने क्या किया? लोगों ने बोला अच्छा जब तक यूजेबल कंडीशन में ना आ जाए जब तक तो डालना था, तो अभी तो ऐसे चलना शुरू ही नहीं हुआ है, तो मैं काम करते जो डैमेज हुआ है ना उसको भी यहाँ डाल दो 500 रुपये से। तो स्टैंडर्ड ने बोला नहीं, ये जलालत की हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते, सॉरी, ये वाला भी नहीं जाएगा। हमने बोला क्यों नहीं जाएगा? उसने बोला भाई कि क्या ये नॉर्मल चार्ज नहीं है, तुम दिल पे हाथ रख के पूछो। हमने अपने दिल पे हाथ रखा और पूछा, उसने बोला हाँ हाँ वही नॉर्मल है। बोला अच्छा, बोला क्यों? अगर मेरे मजदूर इतने काम वाले होते, इतने अच्छे होते, तो क्या उनसे नुकसान होता? नहीं होता भाई, सीधी बात है, ठीक है। तो एबनॉर्मल चार्जेस की दो मिसालें लिखवा दी मैंने। क्या पहली कौन सी? पेनल्टी ऑन ड्राइवर। दूसरी कौन सी? दूसरी मिसाल कौन सी थी? वो डैमेज वाली, मजदूर के यहाँ से चीज छूट गई और वो डैमेज हो गई, तो ये भी क्या है? एबनॉर्मल चार्जेस है। बोलो, है नहीं है? यस सर। अच्छा, अब आओ नॉन इंसिडेंटल चार्जेस। नॉन इंसिडेंटल चार्जेस के नीचे लिख लो कि ये वो चार्जेस हैं जिनकी एसेट की कॉस्ट से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। लिखो, लिखो, लिख लिया? यस सर। तो मैंने क्या कहा कि नॉन इंसिडेंटल चार्जेस क्या होते हैं? जिनकी एसेट की कॉस्ट कॉस्ट से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं अपनी फैक्ट्री में ला के रख रहा हूँ एक एसेट, और मैं अपने अकाउंटेंट को सैलरी भी दे रहा हूँ, तो लोगों ने क्या करा, वो ऊपर गए फिर से, उन्होंने बोला यार अकाउंटेंट की सैलरी जो है ना वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना, वो यहाँ डाल दी। स्टैंडर्ड ने बोला नहीं, इस खबासत की हम आपको हरगिज़ इजाज़त नहीं देते, ठीक है ना, मिटाओ यहाँ से। हमने बोला क्यों? उसने बोला भाई अगर तुम एसेट लाते तो अकाउंटेंट को सैलरी देते? हमने बोला हाँ देते भाई, जाहिर सी बात है, अकाउंटेंट है हमारा, काम कर रहा है। ये अकाउंटेंट नहीं, छोड़ो, चौकीदार, फैक्ट्री के बाद चौकीदार बैठाया हुआ है, तो मैंने चौकीदार की सैलरी डाल दी ऊपर। तो स्टूडेंट ने बोला नहीं मिटाओ उसको। मैंने मिटाया। मैंने पूछा क्यों? बोलता है अगर एसेट नहीं लाते तो चौकीदार को तनख्वाह देता उसकी, क्योंकि जो पहरेदारी कर रहा है। बोला मैं देता। तो बोलते नहीं लाते जब भी देते? बोला हाँ। कह रहे ला रहे हो जब भी दे रहे हो? बोला हाँ। तो कह रहे कि एसेट की वजह से दे रहे हो तनख्वाह? बोला नहीं। तो ये नॉन इंसिडेंटल है, जिसका एसेट की कॉस्ट से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। एसेट आए एसेट ना आए तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो ऐसी कॉस्ट को मैं कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाऊंगा, मैं तो वो बनाऊंगा जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो, जिसका ताल्लुक एसेट के खरीदने की वजह से ही हो। बात समझ आ रही है? जी सर। ठीक है, नॉन इंसिडेंटल समझ आ गए? या यस सर। आपकी सैलरी, अकाउंटेंट की सैलरी, चौकीदार की सैलरी, सही है, लॉयर की सैलरी, फीस, हर किस्म की एक्स्ट्रा चीज, सही है। यस सर। रिफंडेबल टैक्सेस, इसके ऊपर मैं तुमसे थोड़ी बात करना चाहता हूँ। रिफंडेबल टैक्सेस में होता क्या है? असल वाला जो ओरिजिनल अकाउंटिंग है ना,
वो रिफंडेबल टैक्सेस में मिसाल के तौर पर हमारा आते टैक्स आते हैं एडवांस। असल में क्या करते हैं कि इसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते, लेकिन तुम्हारे कोर्स में तुम्हारी किताबों में क्या करता है, इसको कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं, सेल्स टैक्स और एडवांस टैक्स को। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मैंने मिटा दिया और मैंने तुम्हें एक चीज ये लिखवा दी कि सेल्स टैक्स और एडवांस टैक्स को वो हमेशा तुम्हारी एसपी कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं, क्योंकि शायद वो ये अज्यूम कर रहा होता है कि ये नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, हालांकि होते रिफंडेबल है ये, तो वो ये अज्यूम कर चल रहा है कि शायद ये नॉन रिफंडेबल है। अच्छा एक बात याद रखो कि सेल्स टैक्स रिफंडेबल क्यों है। अब मैं तुम्हें इसकी भी लॉजिक बता देता हूँ। और सेल्स टैक्स नॉन रिफंडेबल क्यों है इसका भी बता देता हूँ। सेल्स टैक्स रिफंडेबल कब होता है, मिसाल के तौर पे क्या कि मैंने क्या करा, एक बहुत सारे बिस्किट के डब्बे खरीद लिए। ठीक है, बहुत सारे क्या करे, बिस्किट के डब्बे खरीदे। मेरी ना एक बिस्किट की दुकान है, ये सुपर, ये गाला, ये एक और, ये एक और, ये एक और। हर बिस्किट का डब्बा खरीदा मैंने 100 रुपए का। ओरिजिनल इसकी प्राइस क्या है, 100 रुपए। ठीक है ना। तो मुझे एक बिस्किट एक डब्बे के अंदर कितने का पड़ गया, 1 रुपए का। लेकिन मैंने ना हर बिस्किट के ऊपर क्या पे किया है, बोलो, सेल्स टैक्स पे किया है। ठीक है ना। मिसाल के तौर पे मैंने हर बिस्किट के डब्बे के ऊपर टैक्स पे किया है हुकूमत को, कितना, समझो 50 रुपए। ठीक है ना, 50 रुपए का। ये बिस्किट का डब्बा मुझे कितने का पड़ गया, 150 का। और ये 150 का। यस सर। अब इसमें से 50 तो मैंने हुकूमत को टैक्स दे दिया। अब मुझे बताओ, मैं कस्टमर को कितने का बिस्किट बेचूं, कितने का एक डब्बा बेचूं, 150 का बेचूं या 100 का बेचूं। अगर मैं 100 का बेचूंगा तो नुकसान मुझे नहीं हो जाएगा कि एक तो खरीद भी बाहर से और हुकूमत पे 50 रुपए का टैक्स भी हर डब्बे पे दे रहा हूँ, तो ये तो मेरा नुकसान में नुकसान होता चला जाएगा ना। तो मैं कस्टमर को कितने का बेचूंगा, 150 रुपए का। तो टेक्निकली स्पीकिंग ये जो 50 रुपए हैं ये मुझे कस्टमर से वापस मिल जाएंगे। तो ये जो 50 रुपए मुझे कस्टमर से वापस मिल रहे हैं, ये क्या है, ये कहलाते हैं रिफंडेबल, जो कस्टमर से कभी ना कभी मैं रिफंड करवा लूंगा। तो स्टैंड क्या कहते हैं कि ऐसे पैसे जो आपको कल कला को कस्टमर को मिल जाएंगे, रिफंड हो जाएंगे, उनको आप अपनी कॉस्ट का हिस्सा मत बनाना। अब यहाँ पे हम लोग सेल्स टैक्स और एडवांस टैक्स को कॉस्ट का हिस्सा क्यों बना रहे होते हैं, इसकी वजह सुनो, इसकी एक वजह है, क्योंकि मैं यहाँ पे कारोबार नहीं कर रहा, मैं चीज़ें बेच नहीं रहा, मैं तो अपने इस्तेमाल के लिए ला रहा हूँ। मिसाल के तौर पे एक मशीन है, ठीक है ना, ये एक मशीन है, ये मैंने बाहर से मंगवाई है, इम्पोर्ट करवाई है। तो मुझे एक बात बताओ कि ये मशीन, ये जो प्लांट एंड मशीन है पूरी, ये मैं क्या बेच रहा हूँ किसी को आगे, नहीं बेच रहा ना। ये तो मेरी अपनी फैक्ट्री के अंदर पड़ी हुई है, जमीन के ऊपर मशीन इंस्टॉल हुई हुई है ये वाली। तो क्या मैं किसी को बेच रहा हूँ, नहीं। तो इसका जितना सारा का सारा मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, क्या ये मुझे वापस मिलेगा, बताओ। नो सर। नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि तो मैं इसको बेच नहीं रहा। तो इसलिए मैं जी। सेल्स और एडवांस टैक्स को हमेशा हमेशा क्या करूंगा, ऐड करूंगा, अपनी एसपी कॉस्ट का पार्ट बनाऊंगा। ठीक है। यस सर। तो सेल्स टैक्स और एडवांस टैक्स क्या होंगे, हमारी एसपी कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। इसकी मैंने तुम्हें वजह समझा दी, समझ आ गई मिसाल। यस। अच्छा, अब कौन सी मिसाल लग गई, हो गई ना सारी। अब मैं तुम लोग को ना कुछ एग्जांपल्स लिखवाता हूँ, आओ ये कॉपी करो। अब मैं तुम लोगों को एक टाइमलाइन बनवा रहा हूँ, ये छापो और मुझे बता दो। तुम लोग को पता है, मैंने अपनी पढ़ाई नहीं करी आज यार, पढ़ना भी है। तुम लोगों ने मुझे बताना है कि कौन सा एसिड की कॉस्ट में डालूंगा और कौन सा एसिड की कॉस्ट में नहीं डालूंगा। ठीक है।
पहले मैं सारे लिख रहा हूँ। ये कॉपी करो। कर लिया कॉपी? बोलो, नो सर। जल्दी करो। कर लिया कॉपी? जी। अच्छा, मुझे बताओ अब, टिक और कट करते जाएंगे, यस या नो करते जाएंगे कि कौन कौन सी हमने कॉस्ट को एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना रहे हैं। चलो मुझे बताओ, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, रास्ते में इंश्योरेंस जो मैंने करवाई है, इसको बनाऊं कॉस्ट का पार्ट या नहीं? बोलो। बनाए।
यस सर। कराऊंगा, क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस करवाना जरूरी होता है, ठीक है ना। जी। शिपिंग कॉस्ट मतलब ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट वगैरह सब कुछ, यस सर। अगर मैं बाय सी मंगवा रहा हूँ जरूरी है? हाँ जरूरी है। अच्छा, सेल्स टैक्स अभी इसके ऊपर बात करिए, इसको तो हर हाल में बनाना है आंखें बंद करके। इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ड्यूटी पे करना लाजमी होता है, जी सर। ठीक है। पेनल्टी ऑन ड्राइवर ये बनेगा? यस सर बनेगा। बनेगा। अभी क्या बहस करिए पेनल्टी ऑन ड्राइवर पे? नो सर, नो सर, क्या क्या नशे में हो? नो सर। नशे वशे में हो? बोलो। नो सर। अकाउंटेंट की सैलरी बनेगी? यस सर बनेगी। बनेगी, फिर बनेगी, फिर गलत। सर नहीं बनेगी क्या? अकाउंट्स की सैलरी सर। मैंने ऊपर क्या बात की थी कि मशीन लाने से मेरे अकाउंटेंट की तनख्वाह कोई ताल्लुक है या नहीं है? नहीं है ना। यस अकाउंट अच्छा। भी पैसे दूंगा, मशीन लाऊं ना लाऊं? चौकीदार यस। अकाउंटेंट ओके सर, नहीं बनेगा सर। बताया तो था मैंने। या अल्लाह, सर वो हम क्या करूं मैं बताओ? यहाँ तक माइक बंद करके हंस रही है, तुम जवाब दो आते को, तुम्हें डॉक्टर ने मना किया बोलने से? नहीं आतिका, बनेगी सर के। सर मेरे सामने वो है नहीं। नहीं है? पता नहीं सर। आ गई। तुम्हें डॉक्टर ने बोलने से जी सर, और अकाउंटेंट सैलरी नहीं आएगी पोस्ट में। उसको देखने लड़के वाले आएंगे ना, तो पूछेंगे बेटा आपका नाम क्या है, ऐसे खड़े होंगे, ठीक है? फिर वो कुछ पूछेंगे, अरे देखती रहेगी। फिर घर वाले बोलेंगे कि शायद गूंगी है। फिर बोलेगी हाँ मेरे पास, हाँ अंकल मेरा नाम तो आतिशा है। सर शोर हो रहा है ना घर में जभी। अच्छा चलो, फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस पे ना एक बड़े मजे की बात करनी है। चलो ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। बनेगा। फायर इंश्योरेंस बनेगा नहीं बनेगा, जल्दी बताओ। बनेगा। नहीं बनेगा। ये देखो, ये हमारा क्या है, जगह कौन सी है ये? पॉइंट ऑफ परचेज, यानी कि दुकान। ये क्या है? ये मेरी फैक्ट्री है, जहाँ आके यूजेबल कंडीशन में आ जाएगा। यहाँ से यहाँ से यहाँ तक के दोनों फैक्टर्स के ऊपर हमने बात कर ली अच्छे से, ठीक है? सही है। अब मुझे बताओ फायर इंश्योरेंस हम कब करवाते हैं? फायर इंश्योरेंस हम जब करवाते हैं, तो क्यों रुक रहे हैं यार ये? माइक बंद कर दो। फायर इंश्योरेंस यहाँ करवाता हूँ जब मेरे ऐसे यूजेबल में आ जाता है ना, तो फिर ही तो मैं उसको आग लगने से बचाऊंगा। पहले से फायर इंश्योरेंस करवा लूँ क्या उसकी? ये जल गया तो क्या होगा? जब फैक्ट्री में आएगा तो फिर करवाऊंगा ना भाई जनाब। इंश्योरेंस कंपनी वालों को मैं बोलूंगा जनाब मैंने एक एसिड इंस्टॉल किया है, वो मेरे फला लोकेशन में फला कमरे में है, ठीक है ना? तो आप यहाँ से फायर इंश्योरेंस कर दें। तो जब मैं यूजेबल कंडीशन में ले आऊंगा, फैक्ट्री के अंदर इंस्टॉल कर दूंगा, उसके बाद फायर इंश्योरेंस करवाऊंगा ना, है ना? सर। तो इसीलिए फायर इंश्योरेंस कभी भी नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, अल हराम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यूजेबल कंडीशन के बाद इंश्योरेंस करवाता हूँ। यार माइक बंद करके रखेगा। सर ये दोबारा समझाइएगा। मैमूना समझाओ उसको। क्योंकि ये इसका कोई है ही नहीं ना, मतलब ये फैक्ट्री है, मतलब आप इसको एग्जाम्पल से समझाइए तो मैं
एग्जाम्पल दीजिए। भाई ये अल हराम है। मैंने ये कहा कि वो कौन सी कॉस्ट को कैपिटलाइज करते हैं, वो वाली कॉस्ट जो कि पॉइंट ऑफ परचेज, ठीक है, जब तक मेरा एसेट यूजेबल कंडीशन में नहीं आया था, जब तक की कॉस्ट आ रही, ठीक है ना। अच्छा, यार आते का माइक बंद कर दो, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ परचेज टिल द एसेट, मेरा एसेट यूजेबल कंडीशन में आता था टिल द टाइम, तो जब तक की कॉस्ट में क्या करता हूँ, कैपिटलाइज करता हूँ एसेट की कॉस्ट में। तो मुझे बताओ मैं फायर इंश्योरेंस कब करवाता हूँ, जब मेरा एसेट यूजेबल कंडीशन में आया था या उसके बाद? डेफिनेटली उसके बाद। उसके बाद क्यों? उसके बाद इसलिए कि मैं अपने एसेट को इंस्टॉल करता हूँ, अपने कमरे के अंदर ला के रखता हूँ, फिर मैं जाता हूँ इंश्योरेंस कंपनी वालों के पास, मैं बोलता हूँ जनाब कि मैंने अपना एसेट इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है ना, अब आप एक काम करो उसकी इंश्योरेंस कर दो। तो जब मैं इंस्टॉल करके रख लूंगा उसके बाद ही तो उसकी इंश्योरेंस होगी ना। तो यूजेबल कंडीशन में आने के बाद इंश्योरेंस करवाई जाती है। और स्टैंडर्ड कहता है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ परचेज टिल द टाइम मेरे एसेट यूजेबल कंडीशन में आ जाए, उसके बाद वाली चीजें आप क्या करना, मत करना कैपिटलाइज, मत करना उसकी कॉस्ट के अंदर ऐड। तो इसलिए मैं वो फायर इंश्योरेंस को अपनी कॉस्ट के अंदर ऐड नहीं करता। बोल बोल के जो है ना वो मेरे गले की बच चुकी है, ठीक है। तो जो जो कॉस्ट आएंगी वो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर ऐड करता जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे अब मैं तुम्हें सवाल दूं करने के लिए, घर से करोगे? तेरे से कोशिश करेंगे। हमने बस बातें करी है, सवाल नहीं कराया, पढ़ाया ही नहीं। 2011 प्राइवेट क्वेश्चन 9 है। सिर्फ एसेट की कॉस्ट निकालनी है, एंट्रीज नहीं बनानी है अभी। एक और लिख लो, एक और लिख लो। अच्छा एक काम करना, एक पेज पे कॉस्ट की कंप्यूटेशन कर लेना और अगला पेज खाली छोड़ देना, ठीक है ना। अगले पेज पे हम लोग एंट्रीज करेंगे, एंट्रीज लिखेंगे इसकी, ठीक है। यस सर। ठीक है, अभी एंट्रीज मैंने नहीं करवाई है, टाइम भी नहीं है, गला भी बहुत सूख गया मेरा, तो अभी एंट्रीज नहीं करवा रहा हूँ, उसकी एंट्रीज करवाऊंगा कल, ठीक है। ओके सर। कल नहीं, कल नहीं, कल नहीं, माफ करो, कल या परसों क्लास जब भी रखूंगा बता दूंगा, ठीक है। लेकिन ओके सर। रिमाइंडर पढ़ाना, वरना भूल जाऊंगा मेरे बच्चे पढ़ाने के लिए, ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। समझ आया आज का? यस सर। अच्छे से समझ आ गया? जी सर। सर कोई प्रॉब्लम हो तो हम आपसे पूछेंगे ना। हाँ डन, चलो टाटा, अल्लाह हाफिज।